नमस्कार दोस्तों, आज जानेंगे लोकतंत्र के प्रकार के बारे में। भारतीय संविधान निर्माता इस प्रश्न को लेकर अत्यंत सजग थे कि भारत के लिए अध्यक्षीय प्रणाली प्रेसिडेंशियल सिस्टम बेहतर होगी या संसदीय प्रणाली पार्लियामेंट्री सिस्टम। काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने संसदीय प्रणाली को चुना, जिसके दो प्रमुख कारण थे। प्रथम, भारतीय जनता को ब्रिटिश शासन के तहत संसदीय प्रणाली का पर्याप्त अनुभव हो चुका था, तथा द्वितीय, भारत में विद्यमान क्षेत्रीय, सामाजिक तथा धार्मिक वैविध्य को देखते हुए संसदीय प्रणाली ज़्यादा बेहतर प्रतीत हो रही थी। 1990 के दशक में जो राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की समस्या केंद्रीय स्तर पर उत्पन्न हुई, उस समय कुछ लोगों ने यह कहा कि अध्यक्षीय प्रणाली को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए, किंतु अस्थिरता की समस्या का धीरे धीरे समाधान हो गया और आज यह मानने की कोई समस्या नहीं है कि भारतीय समाज की विशिष्ट जरूरतों की पूर्ति के लिए संसदीय प्रणाली का ही चयन किया जाना उपयुक्त था। लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र का वर्गीकरण कई भिन्न भिन्न दृष्टियों से किया जा सकता है। इसमें कुछ प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं। शासन, जनता और शासन के संपर्क के आधार पर लोकतंत्र के प्रकार। टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन पब्लिक एंड गवर्नमेंट। जनता और शासन के संपर्क के आधार पर लोकतंत्र दो प्रकार का होता है: प्रत्यक्ष लोकतंत्र डायरेक्ट डेमोक्रेसी तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनता सीधे शासन प्रक्रिया में भाग लेती है। प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में ऐसी व्यवस्था दिखाई पड़ती थी। इसमें किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए सभी स्वतंत्र नागरिकों दास नहीं की बैठक होती थी और उसमें बहुमत की राय के आधार पर निर्णय लिया जाता था। रोचक तथ्य यह है कि इन नगर राज्यों में न्यायपालिका के स्तर पर भी ऐसी ही पद्धति अपनाई जाती थी, जो आज उपयुक्त नहीं समझी जाती है। वर्तमान समय में प्रायः हर देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या प्रतिनिधि लोकतंत्र रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी दिखाई पड़ती है। इसकी मूल वजह यह है कि आजकल किसी भी देश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि वहाँ के सभी नागरिक एक साथ बैठकर कोई निर्णय नहीं ले सकते। यह संभव नहीं है। इसलिए देश के संपूर्ण भूभाग को जनसंख्या की दृष्टि से कई हिस्सों में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक हिस्से की जनता अपने एक प्रतिनिधि को चुनकर भेजती है। इस प्रकार जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधि मिलकर शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। प्रतिनिधियों के माध्यम से संचालित होने के कारण इस प्रणाली को प्रतिनिधि लोकतंत्र रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। आज भी कहीं कहीं यह कोशिश की जाती है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषताओं को राजनीतिक प्रणाली में शामिल किया जाए। जनसंख्या की अधिकता के कारण यह व्यापक रूप से संभव नहीं होता, किंतु थोड़ी बहुत मात्रा में ऐसे प्रयोग किए जा सकते हैं। स्विट्जरलैंड की राजनीतिक प्रणाली में यह कोशिश सबसे स्पष्ट रूप से दिखती है। उदाहरण के लिए वहाँ के लोकतंत्र की दो महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं पहल, इनिशिएटिव और जनमत संग्रह या परिप्रेक्ष्य रेफरेंडम को देखा जा सकता है। पहल इनिशिएटिव के अंतर्गत व्यवस्था यह है कि कोई साधारण नागरिक या नागरिकों का समूह किसी नए कानून या संविधान संशोधन का प्रारूप स्वयं तैयार कर सकता है, और यदि स्विट्जरलैंड के पंजीकृत मतदाताओं में से 50,000 नए कानून के लिए या 1 लाख संशोधित संविधान संशोधन प्रस्ताव के लिए इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तो शासन के लिए उसे 2 वर्ष के भीतर राष्ट्रव्यापी मतदान के लिए प्रस्तुत करना अनिवार्य हो जाता है। जनमत संग्रह या परिप्रेक्ष्य रेफरेंडम एक ऐसी पद्धति है जिसमें सरकार या संसद किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी ओर से निर्णय थोपने की बजाय जनता की राय जानने का प्रयास करती है और जनता मतदान के माध्यम से अपनी राय बताती है। स्विट्जरलैंड को छोड़ दें तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की एक और विशेषता होती है वापस बुलाने का अधिकार, राइट टू रिकॉल। इसके अंतर्गत मतदाताओं को यह अधिकार होता है कि यदि उनका प्रतिनिधि उनकी आकांक्षाओं के मुताबिक काम नहीं कर रहा है
तो निर्वाचक मंडल इलेक्टोरेट के एक निश्चित संख्या के सदस्य अपने प्रतिनिधि को वापस बुलाने का प्रस्ताव रख सकते हैं। यदि अधिकांश जनता इस प्रस्ताव पर होने वाले जनमत संग्रह